नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल जायसवाल, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था फ्रोजन शोल्डर क्या होता है, उसको कैसे डायग्नोसिस करते हैं और उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसको किस तरह से ट्रीट करते हैं फिजियोथेरेपी सेंटर पर। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फ्रोजन शोल्डर की 3 स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट स्टेज को हम इन्फ्लेमेटरी स्टेज बोलते हैं, जिसमें स्वेलिंग और पेन रहता है। तो उस स्टेज में हम पेशेंट, और वो स्टेज जो होती है वो 3 to 6 मंथ के लिए होती है। उस स्टेज में जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम पेशेंट को मोडेलिटीज और कुछ नॉमिनल एक्सरसाइज करवाते हैं। मोडेलिटी जो होती है हमारे पास, जो मशीनें होती है, उससे हम पेन रिड्यूस करते हैं पेशेंट का। उसके बाद फिर नॉर्मल एक्सरसाइज करवाते हैं। सेकंड स्टेज में जब पेशेंट हमारे पास आता है, सेकंड स्टेज जो स्टिफनेस स्टेज बोलते हैं, इसमें पेशेंट का कंधा जो है वो जाम हो जाता है। उस स्टेज में हम पेशेंट को मशीनों के साथ साथ कुछ मोबिलाइजेशन टेक्निक, जो स्पेशल एक्सरसाइज प्रोटोकॉल हम यहाँ सेट करते हैं, वो उसमें अप्लाई करते हैं और कुछ और एक्सरसाइज जो हैं वो उससे करवाते हैं। थर्ड स्टेज जो होती है, उस स्टेज को, उसका टाइम ड्यूरेशन जो होता है 12 to 18 मंथ होता है, वो रिकवरी स्टेज कहलाती है। तो इस स्टेज में पेशेंट की हम, क्योंकि रेंज ऑफ मोशन जो रेंज होता है पूरा, पेशेंट का हाथ उठने लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको इम्पीजमेंट रहता है, कहीं ना कहीं पेन रहता है। तो वो उसका जो मोस्टली कारण होता है, वो पीछे की जो मसल्स होती है, जो स्केपुलर मसल्स बोलते हैं, वो वीक हो जाती है, और जो सामने की मसल्स जो होती है, जिनको हम पेक्टोरल्स मसल्स बोलते हैं, वो टाइट हो जाती है। तो इस स्टेज में हम कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाते हैं, वो थेराबैंड एक्सरसाइज कहलाती है, और कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करवाते हैं, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट की जो टाइट मसल है उनको स्ट्रेच करता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि हम फिजियोथेरेपी सेंटर पे किस तरह से उन एक्सरसाइज को करवाते हैं। यहाँ पे चलिए मेरे साथ हम बताते हैं। स्टेज 1 में जब पेशेंट हमारे पास आता है, खैर ये आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, फिजियोथेरेपिस्ट डिसाइड करता है कि कौन सी स्टेज में है। वो पेशेंट से जब हम बात करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कौन सी स्टेज में है। तो सबसे पहले हम पेशेंट को, ये शॉर्ट वेव डायथर्मी इस मशीन को बोलते हैं, ये डीप हीटिंग मॉडलिटी होती है, जिससे हम पेशेंट को हीटिंग देंगे। उसके हीटिंग से क्या होता है कि जो पेशेंट का इन्फ्लेमेशन है और स्टिफनेस है, स्वेलिंग है, वो कम होती है। तो हम इसको एक टॉवल के सहारे से, ये जो होती है मशीन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे काम करती है, तो हम ऐसे प्लेसमेंट करते हैं और पेशेंट के साथ कुछ मोबाइल वगैरह इसमें हम यूज़ नहीं कराते हैं, ताकि इससे क्या है, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो ये काफ़ी इफेक्टिव मॉडलिटी है। नॉर्मल सिकाई जब पेशेंट घर पे करता है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब आता है तो ये स्पेशल सिकाई होती है। इससे पेशेंट का जो शोल्डर है वो डीप तक इसमें हीटिंग मिलती है। इसको हम इस तरह से प्लेस करके और फिर स्टार्ट कर देते हैं। टाइम 10 से 12 मिनट के लिए हम इसको देते हैं, जिससे कि पेशेंट का शोल्डर अच्छे से हीटअप हो जाए, उसके अंदर तक के जो टिश्यू है वो लूज हो जाए। तो इससे काफ़ी कुछ सर्कुलेशन बढ़ता है और पेशेंट की स्टिफनेस कम होती है। तो ये पहली मॉडलिटी। सेकेंड जो मॉडलिटी है, दूसरी मशीन जो हम यहाँ पे यूज करते हैं, इसको अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। अल्ट्रासाउंड जो होता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती है इससे, और ये भी टिश्यू को रिपेयर करने का और उसका जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करने का काम करती है। तो ये जनरली हम 6-7 मिनट के लिए देते हैं। कंधे पे हम दे रहे हैं, इसको पल्स मोड पे यूज़ करेंगे, और ये 6 मिनट के लिए हम सेट करके यहाँ पे पेशेंट को जेल लगाते हैं। ये अल्ट्रासोनिक जेल कहलाता है। उसके साथ साथ हम डाइक्लोफेनिक यूज़ करते हैं। अल्ट्रासाउंड जो मशीन होती है वो डाइक्लोफेनिक जब हम यूज़ करते हैं तो ये डीप रिस्पॉन्स देती है। तो इस मशीन को हम स्टार्ट करके पेशेंट के सराउंडिंग, ये जो टिश्यू है, ये जो कैप्सूल जो टाइट हो जाता है, इसमें मैंने बताया था आपको कि कैप्सूल टाइट हो जाता है और उसमें स्वेलिंग आ जाती है। तो उस स्वेलिंग को हम रिड्यूस करने के लिए इस कैप्सूल के आसपास जो सराउंडिंग एरिया है उसको कवर करते हुए यहाँ पे इसका पर्टिकुलर इफेक्ट हम देते हैं। इससे पेशेंट का पेन और स्वेलिंग बड़ी जल्दी से रिलीफ इससे मिलता है इस मशीन से। ये मशीन बहुत इफेक्टिव मशीन कहलाती है इसके लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए। तो ये हमने आपको बताया कि हम कैसे इसको यूज़ करते हैं। अब तीसरी मशीन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको IFT, इंटरफेरेंशियल थेरेपी बोलते हैं। ये भी इन्फ्लेमेशन और पेन के लिए काफ़ी इफेक्टिव है, और इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसमें 2 चैनल होते हैं।
है ना, फर्स्ट सेकंड, तो हम इसमें जो यूज करते हैं इसको, इसमें जनरली हमें ध्यान ये रखना रहता है कि इसको क्रॉस करना रहता है हमें। ये जनरली जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं, जो चैनल है, उन दोनों को क्रॉस करके लगाते हैं, तो इससे क्या है पूरा शोल्डर कवर हो जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे इस टाइप से लगा दिया इसको, और ये मशीन जो है ये भी पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करती है। तो इसको 10 से 12 मिनट के लिए, मैक्सिमम 15 मिनट तक भी लेके जाते हैं इसको। अगर पेशेंट का पेन ज़्यादा है तो 15 मिनट के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये आपको मैंने बताया IFT, जो कि बहुत इसमें अच्छा इफेक्ट देती है। तो 3 मशीनें मैंने आपको बताई है। अब ये हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट का पेन थ्रेशोल्ड कितना है, उसको कौन कौन सी मॉडलिटी लगना है। तो और दूसरी चीज़, हम ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं फर्स्ट स्टेज में। फर्स्ट स्टेज में हम सिर्फ पेंडुलर एक्सरसाइज कराते हैं, क्योंकि अगर हम एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। तो अगर हम बार-बार उसको रिपीटेटिव उसको स्ट्रेस दे रहे हैं तो इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। तो इसलिए सिर्फ पेंडुलर एक्सरसाइज कराते हैं, जो लूजनिंग के लिए होती है, जो शोल्डर को लूज करती है। जो पिछले वीडियो में भी मैंने बताया आपको, ऐसे पेशेंट को वेट दिया जाता है, वेट या पानी की बोतल से हमने बताया था कैसे करना है, ऐसे ही साइड से। तो इससे क्या होता है, ये शोल्डर जॉइंट जो होता है, ये एक पर्टिकुलर एक्सिस में आने के कारण जो स्टीप टिश्यू है वो टिश्यू लूज होता है इससे, और उससे भी पेन कम होता है पेशेंट का। तो जनरली ऐसे सर्कल डायरेक्शन में भी इसको घुमाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ये फर्स्ट स्टेज के लिए हम क्या करें, इसमें एक्सरसाइज थोड़ा कम और मॉडलिटी का यूज ज्यादा। सेकंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज के बारे में अभी हमने जाना। सेकंड स्टेज में ये स्टेज जो होती है स्टिफनेस स्टेज कहलाती है। तो इसमें क्या, शोल्डर अच्छे से स्टीप हो जाता है, टाइट हो जाता है, उसके मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। तो हम इसमें पर्टिकुलर कुछ मोबिलाइजेशन टेक्निक यूज करते हैं, जिससे कि शोल्डर की हर डायरेक्शन के लिए अलग अलग मोबिलाइजेशन हम देते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसमें ट्रैक्शन देते हैं। इस ट्रैक्शन से हम कैप्सूल को लूज करते हैं, फिर यहीं पे कुछ मूवमेंट्स करवाते हैं, सर्कमडक्टरी मूवमेंट्स करवाते हैं, जिससे कि हम कैप्सूल को लूज करके फिर पर्टिकुलर मोबिलाइजेशन टेक्निक्स होती है जो फिजियोथेरेपिस्ट ही कर सकता है। और आप घर पे इसको बिल्कुल ट्राई ना करें, क्योंकि इसमें हमें एंगल का बड़ा ध्यान रखना रहता है। तो और इसमें मैनुअल कैसा प्लेसमेंट करना है ये भी बहुत जरूरी है। तो हम इसमें ग्लाइड देते हैं, जिसमें एंटीरियर ग्लाइड, सुपीरियर ग्लाइड और इंफीरियर ग्लाइड। ये एंटीरियर ग्लाइड, इंफीरियर ग्लाइड एंड पोस्टीरियर ग्लाइड, ये ग्लाइड हम यूज करते हैं, जिससे कि पेशेंट के हर मूवमेंट्स के एंगल को हम बढ़ाते हैं। इस तरह से हम कुछ ग्लाइडिंग है जो पेशेंट हमारे पास जब आता है तो हम उसको यूज करते हैं। और इसके बाद मोबिलाइजेशन के बाद जब पेशेंट का दर्द बढ़ता है तो उसमें भी हम इन मॉडलिटी का सहारा लेते हैं। इसलिए हम पेशेंट को बोलते हैं कि फिजियोथेरेपी सेंटर पे आप आएँ तो प्रॉपर आपका ट्रीटमेंट करते हैं। अब हमारे पास कुछ यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है, जिससे कि हम शोल्डर के मूवमेंट्स को बढ़ाने के लिए हमारे काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो ये शोल्डर व्हील कहलाता है। इसमें हम शोल्डर की हर डायरेक्शन में मूवमेंट कराते हैं। जैसे कि हम इसमें पूरा सर्कमडक्शन हो जाता है, जिससे कि सारे मूवमेंट कवर हो जाते हैं पेशेंट के। तो ये तरह से हम पेशेंट को खड़ा करके उसको घुमाते हैं, ताकि पेशेंट का चारों डायरेक्शन में मूवमेंट बने। इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ घुमाते हैं हम। नंबर ऑफ रेपिटेशन इसका 15 से 20, 30, जितना पेशेंट थ्रेशोल्ड है, और अगर उसका पेन ज्यादा बढ़ता है तो थोड़ा सा कम रेपिटेशन कराते हैं, और इजीली अगर वो कर पाता है तो फिर उसमें 15 से 20 रेपिटेशन करवाते हैं। ऐसे ही फ्रंट से घूमना, ऐसे हाँ सामने की तरफ खड़ा करके, इससे भी हमारे जो रोटेशन है वो प्रॉपर हो जाता है। ऐसे उल्टा घुमाते हैं। यस, ठीक है। ऐसे दूसरा जो है ये शोल्डर लेडर कहलाता है। इस लेडर की सहायता से हम, ये क्या होता है, पेशेंट अगर हाथ ऊपर नहीं उठा पा रहा है तो यहाँ ये सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना अपन, ऐसे हाथों से हम उंगलियों का यूज करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, कोहनी सीधे रखेंगे। हाँ, ये तो इससे क्या हेल्प मिल जाती है हाथ को ऊपर उठाने में। ऐसे ही पीछे आ जाइए। तो ये भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है हमारे पास, जिससे कि पेशेंट को इजीली मूवमेंट मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे उंगलियों का सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, इसको भी दोनों डायरेक्शन में करवाते हैं, साइड से और सामने से। ऐसा ही अब इसमें क्या, पेशेंट जितना इजीली उससे पहुंच पाता है वैसे वैसे वो ऊपर की तरफ जाएगा, उसको सपोर्ट मिलता जाएगा। अभी दीवार पे हम डायरेक्ट करते हैं तो वो उतना सपोर्टिव नहीं रहता है। आ जाइए। तो ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट है। तीसरा इंस्ट्रूमेंट हम आपको बताते हैं,
ये तीसरा इंस्ट्रूमेंट है जिसको शोल्डर पुली बोलते हैं। अब इस शोल्डर पुली का क्या महत्व है मैं आपको बता दूं। इसमें ये बड़ा फ्री मूवमेंट्स होता है। तो क्या होता है, जब पेशेंट का नॉर्मल हाथ है उसके सहारे से वो अपने अफेक्टेड हैंड को इजीली ऊपर तक उठा सकता है, सेल्फ जितना उसको इजी गोइंग जाए। तो वो क्या है, दूसरे हाथ का जब अपने को सपोर्ट मिल जाता है तो वो बड़ा इजी मूवमेंट हो जाती है। तो इससे रेंज भी अचीव होती है और पेन भी पेशेंट का कम होता है। तो ये इजी रेंज के लिए कोनिया इसमें सीधी रखते हैं तो ये पुली कहलाती है, जिससे कि हम पेशेंट खुद ही अपनी एक्सरसाइज कर लेता है और उसको पेन भी नहीं होता है ज्यादा और रेंज भी हमारी अचीव हो जाती है। तो अब हम बात करेंगे थर्ड स्टेज के बारे में। थर्ड स्टेज जो होती है वो रिकवरी स्टेज कहलाती है। इसमें लगभग पेशेंट की रेंज प्रॉपर आ जाती है, थोड़ा बहुत ही उसमें रेंज बचता है। तो अब हमें काम करना रहता है, जो स्केपुला जो मसल्स होती है, स्केपुलर मसल्स जो होती है वो वीक हो जाती है और ये पेक्टोरल्स टाइट हो जाती है। तो हम वीक मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करने के लिए ये थेराबैंड यूज करते हैं। इसको थेराबैंड बोलते हैं। एक ये रबड़ होता है, इसमें अलग अलग रेजिस्टेंस होते हैं। तो मैं आपको इस रेजिस्टेंस के साथ बता रहा हूँ कि क्या क्या हम एक्सरसाइज थेराबैंड के साथ कराते हैं। तो सबसे पहले हाँ पकड़िए, सामने से ऐसे पकड़ो, पीछे ले जाओ पूरा इसको पीछे की तरफ। ये रेजिस्टेंस होता है इसका और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। तो हम इस तरह से स्केपुला की स्ट्रेंथनिंग की कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइज है। ये तो मैं शॉर्ट में कुछ एक्सरसाइज बता रहा हूँ मैं आपको। जब पेशेंट हमारे पास आता है तो उसको हम स्पेशली उसके हिसाब से डिजाइन करते हैं कि कौन सी मसल्स उसकी वीक है और उसको हमें कैसे स्ट्रेंथन करना है। ऐसा ही रोटेशन के लिए दोनों हाथों को ऐसे पास में रखेंगे और एक हाथ को पीछे। तो पर्टिकुलर मसल्स, अब यहाँ पे हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि पेशेंट गलत तो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पे खड़े होकर उसको एक्सप्लेन करते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं उसकी एक्सरसाइज करवाने में। तो ये कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइज थेराबैंड से हम यहाँ पे करवाते हैं। अब बात करें स्ट्रेचिंग की, तो वो भी एक फिजियोथेरेपिस्ट ही कर सकता है। बैठिए इस पे। तो कैसे करना है उसका भी पर्टिकुलर हमें डायरेक्शन देखना रहता है। कौन तो इसमें कुछ मसल्स टाइट हो जाती है, कुछ वीक हो जाती है। तो वीक के लिए हमने कुछ एक्सरसाइज आपको बताई है। अब टाइट मसल्स जो हो जाती है उसमें फ्रंट वाली मसल्स मोस्टली टाइट मिलती है। तो इस मसल्स को हम स्ट्रेच करते हैं। कितना प्रेशर देना है ये एक फिजियोथेरेपिस्ट समझता है और पेशेंट की इंटेंसिटी थ्रेशोल्ड जितना होता है पेन सहने का उतने हम स्ट्रेच करते जाते हैं। तो ये पेक्टोरल्स मसल्स की स्ट्रेचिंग है। ऐसे ही यहाँ पे ट्रेपेजियस मसल होती है, वो भी टाइट हो जाती है। क्यों टाइट हो जाती है? क्योंकि वो मूवमेंट्स प्रॉपर आ नहीं पाता है, तो इतने दिन तक वो मसल्स स्टीप पोजीशन में रहती है। तो उसको भी हम स्ट्रेच करते हैं। इसमें पर्टिकुलर पोजीशन का हमें ध्यान रखना रहता है। ऐसे ही डेल्टोइड मसल्स जो होती है वो टाइट हो जाती है, तो उसको भी हमें स्ट्रेच करना रहता है। और इसके साथ साथ कैप्सूल को भी स्ट्रेच करते हैं। तो ये हमने आपको बताया कि तीनों स्टेज में हम किस तरह से फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट देते हैं क्लिनिक पर। तो आपको हमारा अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। तो अगले वीडियो में फिर से हम मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।